हम और हमारा मीडिया बार-बार ये कह रहा है कि ईरान बहुत ताबड़तोड़ हमले इज़राइल पे कर रहा है और नो डाउट के तल अवीव पे और यरूशलेम में जो जिस तरह से अटैक हुए हैं ईरान की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके सारी शील्ड्स और जो उनकी रुकावटें थीं या जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसको फलांगते हुए इनके मिसाइल गए और बड़े पैमाने पे तबाही मची। लेकिन जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो हमारे सामने है, जो ईरान में जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है, जिस तरह से मिसाइल गिर रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ये 4 हफ्ते जंग जारी रह सकती है। इज़राइल और अमेरिका का प्लान ये है कि जो उनका डिफेंस का पूरा इंजन है ना ईरान का, उसको वो तबाह करना चाहते हैं और इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। आज भी सारा दिन होते रहे, रात से जारी हैं। यानी अगर इज़राइल का समझें 1% नुकसान होता है तो वो जो जवाबी हमला आता है वो ईरान का 50%, 100% तक वो नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये जंग इसी तरह जारी रहती है तो ये अल्टीमेटली ईरान के लिए बहुत एक समझ लें कि एक बहुत नुकसानदेह मामला होगा आने वाले दिनों में, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ईरान का अपने जो रीजन में मशरक़ वुस्ता में जो दूसरे मुल्क हैं उनके साथ भी मामलात इस तरह के हो गए हैं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पाकिस्तान को बीच में आना पड़ा। आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में ख़िताब करते हुए कहा कि ईरान और सऊदी अरब में ये जो हालिया दिनों में ये जो मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से सऊदी अरब में, तो पाकिस्तान ने बीच में नेगोशिएट किया। ईरान ने कहा कि हम आइंदा हमला तब नहीं करेंगे अगर उनकी ज़मीन इस्तेमाल ना हो, तो सऊदी अरब ने गारंटी दी कि हमारी तरफ से यहाँ से अमरीकी अटैक नहीं करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान का रोल एक उभर के सामने आ रहा है। कल से जो खबरें हैं, जो परसों जिस तरीके से पाकिस्तान में साइबर अटैक किया गया, अगरचे पाकिस्तान ने जवाबी हमला इंडिया पे किया, लेकिन ये साइबर अटैक तो इज़राइल से हुए। और हमारे जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं जनाब आसम मुनीर साहब, उन्होंने एक मैसेज भी दिया है इज़राइल को कि आप संभल के पाकिस्तान की तरफ इस तरह से मत देखना कि फिर आपको पछताना पड़े। तो पाकिस्तान भी इस सारी ये जो जंग है उसके अंदर एक तरह से एक रोल बनता हुआ पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। आपको क्या, आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं? इसमें एक बात है कि जो ईरान कर रहा है ना, पहले ये बात समझ लें कि ईरान के पास असला कितना और असला कौन सा, जिसे मिसाइल कहते हैं, ड्रोन कहते हैं ना। तो मिसाइल और ड्रोन की कितनी तादाद है, स्टोर कितना है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ। क्योंकि वो जहाँ जहाँ मिसाइल और ड्रोन मार रहा है ना, वो टारगेट पे 1-आधा% पहुँचता है, बाकी इंटरसेप्ट हो जाते हैं। वो खलीजी ममालिक में जितने भी जगह पे किया ना उन्होंने, तो सिर्फ 1% अपने टारगेट पे पहुंचा। और मिसाइल उन्होंने समझो 1000 मारे हैं तो 4 मिसाइल जो है ना वो टारगेट पे लगे। अब 1000 मिसाइल तो चलाए हैं ना, अब कितना पड़े होंगे यही मिसाइल और यही ड्रोन है जिसकी बुनियाद पर ईरान मुकाबला कर सकता है। और एक अगर इत्तला थी इस तरह की, जो आपने सवाल किया ना कि कितना उनके पास ज़ख़ीरा है। एक इत्तला थी, उनका ख्याल था कि अगर 6 महीने तक भी जंग लगती है ना तो उनके पास ये जो नहीं, मिसाइल मैं और नहीं, ये ये असला मौजूद है। जिसे कहते हैं ना कि जिसको रिलायबल सोर्सेज कहा जाता है, जिस पे आप एतबार करते हैं, उसमें यही था जो मैंने कहा था कि जो पहली इनकी जंग हो रही थी इजराइल की और ईरान की, तो उसमें जो एक चीज़ जो मेरी नज़र में आई जिसको मैंने बड़ा कुरेदा था, वो यही था कि वो हमला जो ईरान करता था वो मिसाइल और ड्रोन। मिसाइल वो जिनकी रेंज है इसराइल तक पहुंचने की, वो फेंकता था। तो जो उनका इंटरसेप्टर होता था, जिसमें बताया था कि वो आयरन ड्रोम था, डेविड स्लिंग था, एरो था और पैट्रियट था, ये इंटरसेप्ट कर देते थे उनको, यानी कि उनको टारगेट तक नहीं पहुंचने देते थे। अब सूरत हाल ये हुई थी कि उस वक्त में जब जंग ख़त्म हो गई थी, तो उस सूरत हाल में ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन की तादाद बहुत कम रह गई थी और इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर थे उनकी तादाद भी कम रह गई थी।
अब इजराइल तो असला ले सकता है, उसकी अपनी कंपनियां भी हैं जो असला बनाती हैं, और उनकी 7 ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले कुछ सालों में 22,000 अरब रुपए के वो असला बेच चुकी हैं। बहरहाल ईरान का वो नहीं ट्रैक रिकॉर्ड, और हमारा पाकिस्तान का वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, लेकिन जो मिज़ाइल साजी है ना, मिज़ाइल बनाना और ड्रोन्स बनाना, उसमें ईरान की एक एक्सपर्टी है जो दुनिया ने, क्योंकि ये सारे ईरानियन मेड के सारे मिज़ाइल चला रहे हैं वो ना, तो ईरान ने अपने लिए इतना सा ज़ख़ीरा तो रखा हुआ है कि अगर कुछ जंग होगी तो नहीं, उसको कैसे लड़ना। नहीं, देखें आप अगर 2 दिन में 3 दिन में 1,000 मिसाइल चलाते हैं, आगे 4 महीने 5 महीने 6 महीने का टारगेट रखें, तो कितने मिसाइल होने चाहिए? अव्वल तो इतना स्टोरेज कैपेसिटी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है कि जिन्होंने स्टोर किया हो इतनी तादाद में मिसाइल की। और ये होता है कि एक होता है कि डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, और रडार पे आ चुका हुआ है, जहाँ से रॉकेट लॉन्चर चलना है वहाँ पे आ चुका हुआ है। एक होता है स्टोर में पड़ा हुआ है, जिसने डिप्लॉय होना होता है, जिसने ऑपरेशनल होना होता है। अब वो डिप्लॉयमेंट का, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई है, तैयार हैं कि जब आप चाहेंगे आप मिसाइल मार सकते हैं। अगर तो वो स्टोर में पड़ा हुआ है, उसने आके डिप्लॉय होना है, ऑपरेशनल होना है, तो टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है। और अगर उससे पहले कोई स्ट्राइक वहाँ पे कर जाए तो आपके तो वो चले बगैर ही मिसाइल और ड्रोन तबाह हो गए ना। ये एक पॉइंट था। अब आपने बताया कि मिसाइल ईरानी मेड इन ईरान, मेड बाय ईरान, तो ये मिसाइल वो हैं जो आने वाले वक्तों में एक और मसला खड़ा कर देंगे, क्योंकि यूक्रेन पे जो रूस ने मिसाइल दागे थे ना, वो ईरानी मिसाइल थे। यूक्रेन में रूस जो मिसाइल मारता रहा है उसमें ईरानी मिसाइल भी थे। अब ये बात बाद में निकलेगी कि क्या ईरान सप्लाई कर रहा था रूस को, और क्या ईरान को नहीं पता था कि रूस ये मिसाइल जो मैं रूस को सप्लाई कर रहा हूँ ये अल्टीमेटली यूक्रेन पे चला देगा, क्योंकि रूस की लड़ाई तो यूक्रेन के साथ है। वो तो नहीं करेगा। ये ज़रूर होगा कि ईरान के जहन में होगा कि इसकी लड़ाई रूस लड़ रहा है, बाकायदा जंग इसकी चल रही है यूक्रेन के साथ, तो कहीं ये यूक्रेन पे ना इस्तेमाल कर दे, क्योंकि अगर ये यूक्रेन पे इस्तेमाल करेगा तो हमारे लिए कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा दुनिया में। ये एक प्रॉब्लम बन सकती है ईरान के लिए आने वाले वक्तों में। क्या अब इससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम बन सकती है? उनके ऊपर सुबह दोपहर शाम अटैक हो रहे हैं यार वो अटैक कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, यूक्रेन तो नहीं ना कर रहा। नहीं तो यूक्रेन का क्या रोल है वहाँ मशरिक़ वस्ता की सियासत में? सपोर्ट का ऐलान किया है ईरान के लिए। हाँ, तो फिर क्या उनकी सपोर्ट या ना सपोर्ट होने का क्या फ़ायदा नुकसान है? मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मिसाइल आप पे चल रहे हैं। यार वो तो चल गए ना जब चलने थे। आज की बात करें ना, मौजूदा आज की बात है। क्या वो ईरान रूस को कहेगा कि आइंदा नहीं चलाने तुमने? ऐसी बात तो मैंने अभी तक नहीं सुनी। नहीं, पता नहीं रूस के पास वो मिसाइल और हैं भी कि नहीं, ये हम अपने क्याफे पे रूस के पास नहीं है तो ईरान के पास कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब? ईरान ने तो बनाए हैं। रूस नहीं, ईरान यानी ये आप कह रहे हैं कि अगर किसी के पास है, वो ईरान बेचारा इतना सा मुल्क है। रूस जो है ना असला साजी में वो ईरान से बहुत आगे है। नहीं तो फिर उसको वो ईरानी 100 जो असला साज फैक्ट्री है उसमें आती हैं। हम एक और बहस की तरफ चले जाएंगे। अगर वो इतना बड़ा असला साज है तो उसको ईरानी मिसाइलों की ज़रूरत क्या पड़ी? बात ये है कि अमेरिका अगर असला लेता है किसी मुल्क से, सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो अमेरिका की अपनी है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा असला होता है जो समझता है कि ये मुल्क बेहतर बनाता है। हाँ हाँ, यही होगा कि रूस को पता होगा कि मिसाइल इसका अच्छा है। हजूर वो तो कोई पास्ट ट्रांजिशन होगी ना, हम आज की जंग की बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान की सर्वाइवल जो है, क्योंकि कोई मुल्क खुल के ईरान के साथ खड़ा नहीं है इस जंग में, कोई भी नहीं खड़ा। अगर आप देखें तो चीन और रूस भी पीछे से सफारती बयानात ही दे रहे हैं ना। चीन ने आज कहा जी कि ताकत का इतना बड़ा इस्तेमाल जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। ईरान के साथ सिर्फ वो मुल्क मिल सकता है जो ईरान की तरह का होगा। ईरान खड़ा रहता है पिछले 46 साल से, तो कल्ला ईरान खड़ा है। पिछले 46 साल में केड़ा मुल्क है गासी जड़ा ईरान के साथ खड़ा हुआ? एम्बार्गो लगी, इराक ने हमला कर दिया है ईरान पे, 8 साल हमला जारी रहा। उसके बाद क्या इंडिविजुअल्स पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगी,
ओवरसीज एसेट ईरान के फ्रीज कर दिए गए। मुझे बताएं ये 46 साल में केड़ा मुल्क सी जेड़ा कि ईरान के साथ खड़ा हो गया। ईरान की तरह का और कोई कौम नहीं गई इस वक्त दुनिया में। नहीं, लेकिन फिर उनकी सर्वाइवल काफ़ी मतलब सवाल है यार वो यही सर्वाइवल का। करते हैं, वो कहता है मरने के लिए तैयार है। असल पॉइंट उनका नहीं आप नोट कर रहे अभी तक। वो कहते हैं कि जी असला हो या ना हो हम लड़ते रहेंगे, हम नहते भी लड़ेंगे। इस तरह की कौम और दुनिया में नहीं है।